नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed in always to try just one more time. तो थॉमस एडिसन का ये कोट है। तो थॉमस एडिसन जिन्होंने पता नहीं कितनी की बार ट्राई किया तब जाकर जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो था ना उसका निर्माण हो पाया। जो बल्ब आज उसी का रेवोल्यूशन है जो आज एलईडीज में कन्वर्ट हो गए, ट्यूबलाइट्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो अगर शुरुआत ही ना होती तो क्या आज तक का जो इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक बल्ब में रेवोल्यूशन हुआ तो क्या वो आ पाता? ओके, तो अभी बिल्कुल सिंपल बात वो बता रहे हैं हमें कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। ओके, तो सबसे बढ़िया बात वो है अगर आपने आगे बढ़ना है कि अगर आप फेल हो गए ना तो दोबारा एक बार फिर ट्राई करो। अगर फिर फेल हो गया तो दोबारा फिर एक बार ट्राई करो। तो इसी तरीके से ट्राई कर करके थॉमस एडिसन ने 1000 के आसपास एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब जाकर जो था उनको सक्सेस मिली थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार में उन्होंने कोई एक या 10 एक्सपेरिमेंट किए तो उनको सक्सेस मिल गई और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की जो थी इन्वेंशन कर दी। ओके, तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। एक और चांस जो है, दोबारा चांस अपने आप को देना है और तभी जो है रास्ते खुलते हैं, तभी जो है इंसान आगे बढ़ता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये दिल्ली एडिशन है। ये मुंबई एडिशन वाला मैं पेपर यहाँ पर नहीं डिस्कस करता, ये दिल्ली एडिशन है। ओके, तो ये आज का न्यूज़पेपर है। कोर्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस पेज की हम उस न्यूज को उसका एनालिसिस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। और लास्ट में होता है यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड रोज जो है हम एक नया कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि एक अच्छी पकड़ जो है इकोनॉमी में आपकी धीरे धीरे वो बन पाए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो डेली बेसिस पे जो है वहां पर जो है पीडीएफ जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इस लेक्चर का तो इस तरीके से भी जो है बच्चा अप्रोच कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स वाला टैब खोलकर जो है ना सीधे जो वीडियोस का टैब आप खोल के उसमें जो लेटेस्ट वीडियो पड़ी होगी तो उसी को आप क्लिक करना। तो 9:30 का मैक्सिमम टाइम है। ओके, जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है 9:30 से पहले ही होगा कि जो वीडियो जो है वो अपलोड हो जाया करेगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो इस रास्ते से भी जो है आप जो है अपनी वीडियो जो है जो लेटेस्ट लेक्चर है उसको आप पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एडिटोरियल डिस्कशन से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट आर्टिकल में, वहां पर बात करें डीएफआई की। डीएफआई रेंट दिस टाइम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स द न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बट विल इट वर्क दिस टाइम? तो यहाँ पर ना अभी कल भी हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कशन की थी कि भारत सरकार के द्वारा जो है, जो भारत सरकार की कैबिनेट है उसके द्वारा डीएफआई को अप्रूवल दे दी गई है। तो डीएफआई का मतलब है यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, और उसी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत भारत सरकार जो है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ओके, तो ये बैंक जो है अभी बनाने जा रही है। ये एक तरह की का नया जो है यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा, जिसके रिगार्डिंग जो है जल्दी ही जो बिल जो है लोकसभा में यहाँ पर लेकर आया आया जाएगा और फिर बाद में ये जब पारित होगा तो उस समय जो है हमें एक नया डीएफआई देखने को मिलेगा। तो इसका काम क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा? ओके, तो अब देखो भारत में जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, देखिए ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, इसके अलावा कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर पैसा चाहिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, अगर कोई बड़ा हाईवे का निर्माण हो रहा है तो कई बार ऐसे होता है कि फंड की शॉर्टेज हो जाती है जिसके चलते काम रुक जाता है। और जब काम रुक जाता है तो फिर जो पहले से पैसा सरकार ने यहाँ पर कर्जा लिया होता है तो वो पैसा ऑलरेडी लग चुका होता है, तो उसका ब्याज सरकार वैसे यहाँ पर भर रही होती है, या फिर जिसने भी यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो जो भी इन्वेस्टमेंट हुई होती है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर रिटर्न तो देनी पड़ती है उनको। काम एक साइड रुक गया होगा, अगर काम सही समय पर कंप्लीट हो जाए तो वहां वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं टोल प्लाजा की बात करूँ, ओके, तो ये चीजें जब होती हैं तो फिर डिले होता है, तो यहाँ फिर लॉस होता है सरकार को। लॉस होता है, हमारे अलग 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 जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसी के चलते भारत सरकार जो है ना अभी एक डीएफआई बनाने जा रही है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम मैंने अभी बताया, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये नया जो है नया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होगा जिसका कि निर्माण बहुत जल्दी भारत सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा, और उसी के रिगार्डिंग ये सारा आर्टिकल है
बहुत अच्छे से बातें की गई हैं, तो इसकी पुरानी हिस्ट्री भी समझते हैं, तो अभी फ्यूचर देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा और किस तरीके का इसका सिनेरियो होगा। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, ये एक बड़ी यूनिक चीज है। अगर किसी भी देश की आपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, तो यहाँ पर अगर बात करें डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, ओके, ऑपरेटिंग रिस्क की, तो यहाँ पर ये सब कुछ एग्जिस्ट करती है जब भी हम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ओके। तो खास तौर पे तब यहाँ पर जब ये इनके पास यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होती, कहने का मतलब इनकी इनएडिक्वेसी हो जाती, कहने का मतलब कि जितना फंड चाहिए था उतना ये पर्याप्त दे नहीं पाते, ओके। तो तब जाकर जो है ना, हर जगह किसी ना किसी तरीके का ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो वहां पर आमतौर पे यही होता है कि जितना यहाँ पर एक चेन लिंक बना होता है ना, तो वो फिर टूटना शुरू हो जाता है, ओके। मतलब चेन लिंक जहां पर अगर पैसे की सप्लाई आ रही है तो काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर पैसे की सप्लाई में किसी तरीके की गड़बड़ी होती है, तो फिर काम धीरे धीरे करके रुकना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें, तो उसके लिए कोई हल, हमें कोई सोल्यूशन जो है वो ढूंढना ही पड़ेगा, ओके। तो इसी के चलते इंफ्रा फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि ये नेशनल बिल्डिंग के बारे में भी है, ये लार्ज पब्लिक वर्क्स के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में है, ओके। तो यहाँ पर बेशक अभी के जो ये फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी अगर बात करें, तो अच्छा फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न वापस नहीं मिलता है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर मीडियम टर्म की बात करें। तो शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब होता है जब कोई भी आपको फाइनेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो इसका जो विधि होती है ज्यादा से ज्यादा 6 से 12 महीने के अंदर अंदर होती है, कि इसी 6 से 12 महीने के अंदर अंदर जो है आपको रिटर्न भी वापस करना है, और जो जो अमाउंट थी वो भी वापस करनी है, ओके। और इसी के चलते अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं, तो इसकी ड्यूरेशन 3 से 5 साल तक चली जाती है। तो मीडियम टर्म पे भी जो है ना पैसा तभी यहाँ पर जुटाया जाता है जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना वो अवेलेबल ना हो, तभी जो है मीडियम टर्म का जो है अप्रोच लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी 3 से 5 साल का जो है यहाँ पर मेजोरिटी पीरियड होता है, जिसके तहत जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है, ओके। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, थोड़ा कम है, ओके। तो इसी के चलते इसका इम्पैक्ट जो है ना, बेशक रेट ऑफ रिटर्न कम है, लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस होता रहेगा ना हमारे प्रोजेक्ट्स को, तो मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारी यहाँ पर इकोनॉमिक रिटर्न्स को, ओके। हमारी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। देखो, अगर अगर एक सड़क का निर्माण समय रहते हो जाता है, तो वहां पर अलग से कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकेगी, टाइमली मैनर में सामान जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा। तो काफी फायदा होता है इकोनॉमी को, समय बचता है, और जब समय बचता है ना, समय ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ओके। एक समय और दूसरा ट्रस्ट जो होता है ना, इसी के हिसाब से मतलब कम कम से कम समय में हम कितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीजें मायने रखती हैं। और उसी के चलते हमें चाहिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तभी आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी खासी फाइनेंसिंग होगी, ओके। और इसी के चलते अभी थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कि एक मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर कम इरिगेशन प्रोजेक्ट की हम बात करें, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की हम बात करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो दामोदर वैली वाला जो ये प्रोजेक्ट है, ये कौन से राज्य में पड़ता है, ओके। इसके अलावा बात कर रहे हैं भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की, ओके। तो भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है, ये आधा हिमाचल में है, आधा पंजाब में, ओके। तो भाखड़ा हिमाचल में है, नंगल पंजाब में है। तो इस तरीके की ये भी प्रोजेक्ट था। तो ये गुड एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ही थे, जो कि भारत की आजादी के बाद जो थे शुरू किए गए थे। और काफी उस समय का भाखड़ा नंगल डैम जो था सबसे बड़ा डैम था, ओके। तो काफी समय तक ये सबसे बड़ा डैम भारत का रहा है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा डैम है भारत का, वो कौन सा है, उसका नाम मुझे उसका नाम भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये आपकी रिसर्च है, खुद रिसर्च करें और आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वहां पर भी एक कमी देखने को मिली, तो वो कमी क्या थी? शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, ओके। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद कमी देखने को मिलनी शुरू हो गई, कि जितना पैसा चाहिए था ना हमें अपनी इंडस्ट्रियल कैपिटल में लगाने के लिए, जहाँ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, तो पैसे की कमी होनी शुरू होगी, जिसके चलते भारत सरकार ने कुछ स्टेप लिए। तो वो क्या स्टेप लिए? 3 तरह के यहाँ पर जो फाइनेंस डेवलपमेंट और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे, उनकी यहाँ पर उनको सेटअप किया। तो सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था, उसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आईडीबीआई बैंक बोलते हैं, ओके। इसके अलावा इसके जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, इसकी करके भी इसको हम बोलते हैं। और इस तीसरा जो था वो था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम आईसीआईसीआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, तो जो यहाँ पर जो कंपनी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम आईसीआईसीआई बोलते हैं, तो क्या इसका जो आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसके उसके साथ कोई रिलेशन है इसका? जी बिल्कुल है। ये जो कंपनी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ये 1955 में बनाई गई थी। तो इसका यहाँ पर काम क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करनी है, पैसा जुटाना है, और जो यहाँ पर हमारे
बड़े 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 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनको पैसा किसी ना किसी तरीके से मुहैया करवाना है। लेकिन बाद में इसको बेच दिया गया था। ओके, तो यहाँ पर जिसको बेचा गया, बाद में इसको कन्वर्ट करके बैंक बनाया गया था, जिसको हम आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंक के नाम से जानते हैं, जिसको कि 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो पेरेंट कंपनी यही है। ओके, नेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बेच दिया गया था। तो बाद में बैंक का निर्माण हुआ, जो कि ये प्राइवेट, अभी ये प्राइवेट बैंक है। ओके, और काफी अच्छा खासा बैंक है। जितने भी प्राइवेटाइज बैंक है भारत में, उनमें से काफी प्रॉफिट में चल रहा है ये वाला बैंक। ओके, काफी मतलब इकोनॉमिक छवि इसकी काफी बढ़िया है। और यहाँ पर भी अभी आगे बात कर रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में भी ये जो 3 इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए थे, यहाँ पर सेटअप किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर भी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल आना शुरू हो गया, जिसके चलते जितना यहाँ पर पैसा चाहिए था बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उतना पैसा ये नहीं दे पाए। ओके, तो अभी यहाँ पर नया जो है ना, नया इंफ्रा डीएफआई जो है भारत सरकार के द्वारा जो है लाया जा रहा है, तो ये भी कोशिश करेगा कि जो हमारी एम्बिशंस हैं उनको ये फुलफिल कर सके। ओके, तो जो मैंने नाम बताया था वो नाम जरूर याद रखें कि वो डीएफआई का नाम क्या है। और इसके अलावा जो आगे बात करें कि जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा जो कहा गया था कि अभी जो ना शुरुआत की जा रही है इस डीएफआई की, तो अभी शुरुआती जो यहाँ पर इक्विटी दी जाएगी, तो वो 20,000 करोड़ की होगी। ओके, 20,000 करोड़ का एक बेस इसमें इस फंड में दिया जाएगा भारत सरकार की ओर से। साथ ही साथ इसको लार्जेस्ट एवर इंस्टीट्यूशनल स्टार्टअप बोल रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा स्टार्टअप शुरू किया गया तो ये लार्जेस्ट एवर अभी तक का जितने भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए। और इसके अलावा 5,000 करोड़ की ग्रांट भी जो है ना, वो भारत सरकार के द्वारा जो है दी जाएगी इस फंड के तहत। और यहाँ पर इसके अलावा 3 लाख करोड़ का यहाँ पर एडिशनल फंडिंग जो है प्रोजेक्ट्स की होगी आने वाले 3 सालों में। ओके, तो ये भी जो है ना अभी अभी तक का सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि फंडिंग जो है जुटाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और आने वाले समय में भारत सरकार जो प्राइवेट पार्टनरशिप है इसको भी एक्सीड करेगी, अपना स्टेक कम कर देगी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये 12 गुना ज्यादा है। ओके, जो स्टार्टिंग टॉक की अगर बात करें, शुरुआत में अगर किसी तरीके का अगर हम फंड बना रहे हैं, तो अभी तक जितने भी हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत जितने भी फंड बनाए हैं, तो अभी तक यहाँ पर 12 गुना लीवरेज ज्यादा मिलेगी और 3 लाख करोड़ का यहाँ पर जो एडिशनल फंडिंग होगी भारत सरकार के द्वारा। और इसी के चलते आगे आप एग्जांपल ले रहे हैं जो चाइनीज डेवलपमेंट बैंक है उसकी, तो वहां पर भी जो उन्होंने लीवरेज ली है, तो यहाँ पर वो 60 टाइम्स ज्यादा है। ओके, जितने भी वो पहले करते रहे। तो अभी ये चाइनीज डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो यहाँ पर इसका काम भी यही है। जो हमारे यहाँ पर जो नया बैंक बनेगा अभी डीएफआई के तहत, जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अभी जो चाइना का है, तो चाइना का वहां पर नाम है चाइनीज डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो वो भारत से भी काफी आगे है। ओके, भारत से भी ज्यादा यहाँ पर फंडिंग जुटाता है। तो 60 गुना ज्यादा जो है लीवरेज इसकी बताई जा रही है। ओके, और इसके अलावा ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास अपनी जो है ना अपनी खुद की कंपनी हो, या फिर जैसे भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो वो पर्याप्त है ऐसा काम करने के लिए। ओके, गारंटी दे सकती है। ओके, तो इसके अलावा कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो जिसके पास फुली ओनरशिप राइट्स हैं, सॉवरन है, ओके, मतलब अपने तौर पे कंपनी चला रहा है, कोई कर्जा वगैरह नहीं है, तो अच्छे तरीके से वो भी फंडिंग इस तरीके से कर सकता है। तो वही कैपेबल है इन कामों को करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो ये फंडिंग अवेलेबिलिटी होगी ना, जो 3.25 लाख करोड़ की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15% बनता है जो अभी हमारा एक प्रपोज एनुअल आउटले है, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ना, ये भी पिछले साल जो था भारत सरकार के द्वारा बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें ये 110 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। ओके, 110 लाख करोड़ की। तो इसके अंतर्गत भी ना बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। तो अभी इसी के तहत कह रहे हैं कि उसका सिर्फ 15% बनता है ये, जो 3.25 लाख करोड़ है। ओके, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर ले, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो 102 लाख करोड़ का। ओके, तो 102 लाख करोड़ का इसका इसका आउटले है। तो आने वाले 5 सालों में ये आउटले जुटाया जाएगा, और ये इसके अंतर्गत जितने भी वेरियस प्रोजेक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, उनके ऊपर पैसा लगाया जाएगा, उनको टाइमली मैनर में जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो इसका यहाँ पर ओवरऑल जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कि जो डीएफआई बनाए गए हैं, तो इसका जो मैंडेट है, ओके, तो यहाँ पर काम करना है, तो वो क्या काम करना है, डेवलपमेंटल रोल जो है ना वो इनका होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ एक तरीके का एक व्हीकल बनाया जो हमारे लिए सिर्फ जो है रेगुलर तौर पर जो है फाइनेंसिंग अवेलेबल करेगा, पैसा अवेलेबल करेगा। तो इसको डेवलपमेंटल रोल जो है ना वो अदा करना पड़ेगा कि आगे आकर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है ना वो जल्दी पैमाने पर जो है वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर अच्छी खासी जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर है कि अच्छे तरीके से जो डीएफआई है वो बॉन्ड मार्केट को ना अच्छे तरीके से डेवलप करे। ओके, तभी जाकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो मजबूत हो सकती है। तो देखो, अगर यहाँ पर फंडिंग भी आने वाले समय में आएगी, जब भारत सरकार अपना स्टेक कम करेगी, जब प्राइवेट पार्टनर्स को स्टेक अगर उनका बढ़ाएगी, अच्छा खासा अगर उनको रिटर्न मिलता है बाद में, तो इसमें बॉन्ड मार्केट जो है ना ये सबसे बढ़िया जो है रोल अदा करेगी। तो बॉन्ड मार्केट में क्या होगा
जो जो भी यहाँ पर कंपनी होगी अपना बॉन्ड इशू करेगी, ओके, डेट इशू करेगी, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, जिसके तहत वो पैसा जुटाएगी, वही पैसा जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर बैंक बनाया जाएगा तो उसमें लगाया जाएगा, तो उसी में से अच्छा खासा रिटर्न भी जो है उनको मिलेगा। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट भी मतलब बहुत अहम रोल अदा करेगी, तो उसको और डेवलप करना है तो यहाँ पर ये अच्छा खासा डेवलपमेंटल रोल रहेगा डीएफआई का। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर उनकी जो भी लाइफ साइकिल होगी, जो भी डिफरेंट स्टेजेस होंगे, तो वहां पर ना अच्छे तरीके से ये निगरानी बनाकर रख सकते हैं कि कहाँ पर किस स्टेज पे जो है कितनी फाइनेंसिंग की जरूरत है, उस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके अलावा एक और एक्सपेक्टेशन जो है नई इंस्टीट्यूशन से लगाई जा रही है, तो वो ये है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ओके, तो इनको भी जो है एक तरीके से सपोर्ट मिल सकती है, तो यहाँ से भी हम जो है अच्छा खासा जो है फाइनेंस जो है उनकी एक तरीके से उनको एनहांस कर सकते हैं, ओके। तो ये देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो तो ऑलरेडी जो बनाए जा चुके हैं, तो यहाँ पर जितने भी भारत सरकार के पीएसयू तो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, महारत्न कंपनीज है, मणिरत्न कंपनीज है भारत सरकार की, तो उन्हीं के द्वारा ये बनाई जाती है, जिसके तहत होता क्या है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो पीएसयूज होते हैं तो उनकी भी अच्छी खासी जो है इनका स्टेक रहता है इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, तो यहाँ से भी पैसा उठाकर ना जो पीएसयूज हैं तो उनको आगे यूज करते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, कई बार अपना स्टेक जो है वो भी बेच देते हैं यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उनमें से, तो वहां से भी पैसा उठाकर आगे जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को इस ट्रस्ट में जब पैसा देते हैं तो उनको भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो अभी जो नया इंस्टीट्यूशन बनेगा तो एक तरीके की सपोर्ट हो जाएगी पहले वाले को, तो अच्छे तरीके से जो है क्रेडिट एनहांसमेंट में ना हेल्प मिलेगी, मतलब पैसे की बढ़ोतरी होगी, मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो ना इक्विटी की रिसाइकलिंग अच्छे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, मतलब एक बार पैसा आया, ओके, रिटर्न गई, फिर दोबारा नया पैसा आया, तो इस तरीके से पूरा जो है ना साइकिल चलता रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एग्री भी कर चुकी है कि जो इसका यहाँ पर जो एक 100% इक्विटी होगी ना तो उसको डिल्यूट कर देगी आने वाले समय में, तो 26% तक जो है अपनी इक्विटी रखेगी। भारत सरकार जो है ना अभी 100% इक्विटी लेके चल रही है, सारा पैसा भारत सरकार का, लेकिन आने वाले समय में जब इनको लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे कि अपनी अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी उन्होंने, ये जो नया हमने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बनाया, तो इसमें अगर आने वाले समय में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बनाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे भारत सरकार जो है अपना स्टेक कम कर देगी, ओके, तो उसको 26% तक जो है लेकर आ जाएगी। और इस तरीके का आने वाले समय में जो है इक्विटी बेस बनाया जाएगा, जहां पर ज्यादातर भरमार जो होगी ना वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होगी, ओके। और इसी के चलते यहाँ पर बोला गया है कि ये जो अभी फंड है, ओके, तो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन रखा हुआ है कि इक्विटी बेस के हिसाब से, सॉवरेन वेल्थ फंड्स के हिसाब से जिसने यहाँ पर पैसा डालना है तो डाले, ओके, इन्वेस्टमेंट करे। इसके अलावा और बायलेटरल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी यहाँ पर जो है आके पैसा डाल सकते हैं वो, और यहाँ पर जो पेशेंट डेवलपमेंटल कैपिटल है, ओके, तो उसका यहाँ पर पैरोकार बन सकते हैं, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जो है उनको आने वाले समय में मिलेगा। और आगे जो बात की जा रही है वो है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स की, मतलब कि बाहर के मुल्कों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, तो ज्यादातर तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा हमें चाहिए, तो वो तभी होगा जब हमारे बाहर के मुल्कों के साथ अच्छे खासे संबंध होंगे। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली क्वेट की समिट हुई है 12 मार्च को, तो उससे एक नई स्ट्रेंथ जो है हमको भी मिली है, सभी जो 4 मुल्क जो क्वाड का हिस्सा है सबको मिली है, ओके। तो यहाँ पर इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं ऑथर लोग, तो यहाँ पर बात करें कि वहां से भी हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत सरकार का डीएफआई मिशन है, मतलब जो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने का यहाँ पर जो भारत सरकार का मकसद है, तो उसको यहाँ पर जो ना बाहर के जो मुल्क है जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो ये तीनों क्वेड का हिस्सा है, भारत चौथा यहाँ पर मेंबर है, तो ये भी जो है पैसा यहाँ पर दे सकते हैं। तो लो कॉस्ट जो है ना, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फंड्स जो है यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो सकते हैं, मतलब कि लो कॉस्ट कहने का मतलब अगर ये हमें इन्वेस्ट करते हैं इधर तो इतना ज्यादा रिटर्न हमें इनको देने की जरूरत नहीं है, तो खर्चा कम यहाँ पर होगा। तो और यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, तो अभी इन्हीं से एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना जो क्रिटिकल रोल है वो प्ले करें यहाँ पर अच्छे तरीके से, जो है सही मायने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ जो है हमारा मीटअप हो सके, वो तभी होगा जब रिलेशन अच्छे होंगे। और इसके अलावा जो ज्यादा डीएफआईज हैं, तो अगर भारत में जितने भी ज्यादा डीएफआईज हैं उनको अभी लिमिट करना होगा, रोल आउट करना होगा, उनको सही तरीके से आगे बढ़ना होगा कि एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन जो है हम दे सकें। तो अगर ज्यादा इसके नंबर्स बढ़ा देंगे तो तब भी यहाँ पर बात नहीं बनेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि एक इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पर इस फॉर्मेट में बढ़ना चाहिए ग्लोबल फंडर्स का, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अभी भी एक ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उसका नाम क्या है, उसी को अभी जो है ना मर्ज भी किया जाएगा, जो अभी नया डीएफआई बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, ओके, तो उसको कब बनाया गया था, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है आईआईएफसीएल, ओके, जिसका मतलब निकलता है इंडिया इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। तो आईआईएफसीएल, तो इसके चलते यहाँ पर इसका भी काम यही था,
ओके, तो इसको ये भी गवर्नमेंट के द्वारा की हुई यहाँ पर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी जो कि पैसा मुहैया करवाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ओके, तो अभी इसको मर्ज कर दिया जाएगा, जो भारत सरकार के द्वारा नया डीएफआई बनाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो नाम याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इसके अलावा बात करें जो डीएफआई की मैनेजमेंट होगी उसके बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिट कर रही है कि यहाँ पर प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पर 50% जो है ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ओके, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे देखो अगर कोई भी नई कंपनी बनती है, अगर यहाँ पर एक नया बैंक बन रहा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे, तो ओके, तो वो भी बोर्ड मेंबर्स एज ए बोर्ड मेंबर बैठेंगे जिनका शेयर काफी ज्यादा है। और इसके अलावा जो कुछ ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो भी अपॉइंट होते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसका जो मैनेजमेंट टीम है ना उसका रैली उसके साथ कोई लिंक नहीं रहता। ये बाहर से एक तरीका का एक्सटर्नल डायरेक्टर होता है जो कि किसी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से के हिसाब से यहाँ पर इसकी कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ओके, तो किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन ये बाहर से अपॉइंट होते हैं, जिसका मतलब होता है कि सही तरीके से कंपनी को मैनेज किया जा सके। ओके, मतलब कि ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ पर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं तो वो सिर्फ अपना ही सोचे। ओके, कोई दूसरा जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है किसी भी कंपनी में सिर्फ अपना ही सोचे। तो इसी के चलते यहाँ पर इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर लगाए जाते हैं कि जिनका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, जो जो भी फैसला ये देंगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इनका अपना कौन सा इन्वेस्टमेंट है बीच में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पोस्ट जो है ना वो रिजर्व रखी जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मैनेजमेंट के ऊपर इस तरीके से फोकस कर रही है। और साथ ही साथ ये जो बोर्ड होगा, तो यहाँ पर रिपोर्टरली ना अभी इसको ये इस तरीके के यहाँ पर इस तरीके से पावर्स दी जाएंगी कि ये अपॉइंटमेंट कर सके, ओके, और रिमूव कर सके जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स यहाँ पर बैठेंगे। और इसके अलावा इनको मैंडेट किया जाएगा कि किस तरीके से जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है ना, तो उसके हिसाब से जो है जो रेम्यूनरेशन है वो भी प्रोवाइड की जाए। मतलब जो जो भी इनका खर्चा पानी है वो भी इनको उस तरीके से दिया जाए जो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो ये एक यहाँ पर बात करें कि ये भी है ना एक तरीके का मेजर जो है ब्रेक थ्रू है, जो सरकारी थिंकिंग होती है, जो सरकारी जो सोच होती है उसमें। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो ये भी नाम याद रखिएगा, केलकर कमेटी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर ये वो चाहती है, उन्होंने यही चीजें सुजेस्ट की है कि जो है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जैसे भी मैनेजमेंट काम करे, लेकिन आने वाले समय में इस तरीके का मैनेजरियल एनवायरनमेंट नहीं बनना चाहिए कि आपस में ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में फिर वही पंगा बढ़ जाएगा कि मतलब फंड तो हमने हमने इंस्टीट्यूशन तो बनाया, ओके, हमने डीएफआई तो बनाया, लेकिन फिर अगर मैनेजमेंट लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, ओके, तो फिर दोबारा फंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरीके से तो कुछ रिकमेंडेशंस बनाई गई थी केलकर कमेटी की, तो उनको यहाँ पर फॉलो अप करके जो है चलना होगा। और इसके अलावा बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स की, तो जैसे हमने अभी नया हमारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाना है जिसको हमने नाम दिया है, ओके, जिसका कि मैं नाम काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। तो वही जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर इनमें होता क्या है कि जो इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज दरें होती है, वो रिन्यू होती रहती है समय के हिसाब से। मतलब कि ज्यादा होती रहती है या कम होती रहती है, मतलब इस तरीके से होती है कि इन्वेस्टर जो ना वो अट्रैक्ट होता जाए, ओके, तो वो पैसा अपना इन्वेस्ट करता रहे। तो इसी तरीके से 2016 की एक स्टडी है जो कि की गई है रोगरियो स्टूडेंट और यहाँ पर कीवन पी गलागर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें पॉइंट्स आउट की हैं, जिसमें कहा है कि पूरे वर्ल्ड में 250 से ज्यादा जो है ना यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। ओके, तो जहां पर जो इनका जो टोटल एसेट साइज है वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो ये बहुत बड़ा एसेट साइज है। तो अगर इनके मुकाबले हम जितने भी यहाँ पर हाई प्रोफाइल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़े कर देना, तो यहाँ पर उनके सामने बौने नजर आएंगे। ओके, तो जो हमारे वाला भी अभी बनने जा रहा है, तो वो भी एक तरीके का जो है फाइनेंसिंग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये भी नेशनल डेवलपमेंट बैंक ही है। ओके, और इसी के चलते सन 2015-16 की बात करके जब ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसने यहाँ पर जितना पैसा इकट्ठा किया वो 18 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो इसका एसेट साइज है। इसके अलावा जो सीडीबी है, जो हमने अभी शुरुआत में बात की थी, चाइना डेवलपमेंट बैंक, तो उसने अभी तक जो पैसा अभी बांटा है वो 130 बिलियन डॉलर है। ओके, जो इस फंड से जो पैसा अभी तक जो इन्होंने जुटाया है। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। और यहाँ पर एक तरीके का यूनिक इंस्टीट्यूशन भी इसको कहा गया है कि जिसको अभी 10 साल तक के लिए जो इनकम टैक्स ना उससे यहाँ पर रियायत दी गई है कि इनको अभी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, खास तौर पे कि इनको जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडर है, मतलब कि जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल से ज्यादा समय के लिए जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने वाले, तो यहाँ पर इनके जो इनकम टैक्स लगेगा ना, तो उससे यहाँ पर उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा आने वाले 10 सालों के लिए। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में और ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे,
तो लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा चाहिए होता है, खासतौर पे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनको बनते हुए काफी समय लग जाता है। और इसी के चलते आने वाले समय में जितनी भी तरीके की जो प्रोविजन होगी ग्रांट्स की, कंट्रीब्यूशन ओके गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी जो है फ्यूचर में जो है सरकार करती रहेगी आने वाले समय में। और इसके अलावा सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं कि वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि डीएफआई में ऐसा फंड आएगा, बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इससे यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो कंसेशनल गारंटी फी होती है ओके फॉर सॉवरन गारंटीज एंड प्रोविजन फॉर हेजिंग हेजिंग कॉस्ट विल आल्सो कम थ्रू इवेंचुअली। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहां पर जो यहाँ पर कंसेशनल गारंटी फीस जो लगाई जाएगी ओके, जो सॉवरन गारंटी के तौर पर जो यहाँ पर प्रोविजन है, तो उससे भी यहाँ पर जो ना जो कॉस्ट है ओके, तो उसको भी कंट्रोल करके चलना है। मतलब पैसा इतनी ज्यादा फीस नहीं लगानी है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा तो मतलब वो थोड़ा सा डिस्करेज हो। ओके, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस तरीके से मैनेज करना है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा हम अट्रैक्ट करें और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आए अपने यहाँ पर डीएफआई में। ओके, इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है, अप्रोच लगा रही है जो पेंशन एंड जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है ओके, तो उनको भी यहाँ पर अलाउ किया जाए कि वो भी जो ना सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है डीएफआई में करें। ओके, तो भारत सरकार यहाँ से भी वैसे पैसा उठाती है ओके, पेंशन एंड जो इंश्योरेंस रेगुलेटर्स है वहां से भी, तो इसके तहत भी ना अलग अलग फंड चलते हैं हमारे। और इन पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा से एक अलग से अथॉरिटी भी बनाई गई, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये रेगुलेट करके चलती है किस तरीके से पेंशन फंड की ना किस किस तरीके से इस्तेमाल जो है आने वाले समय में किया जा सकता है। ओके, तो जिस तरीके से भी मैं फॉर एग्जांपल जैसे ईपीएफओ की बात करूं ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो इसमें भी काफी पैसा जो है एम्प्लॉयज का आता है। तो यहाँ से भी जो इसका जो टोटल कॉर्पस साइज है वो 12 से 15 लाख करोड़ का है। तो यहाँ से भी भारत सरकार कई बार पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आशा की जा रही है कि इस तरीके से जो पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करे। और इसके अलावा और भी बात की जा रही है कि अभी वाला जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो अभी उसी में अभी आशा की जा रही है कि बिल को अप्रूव कर दिया जाएगा, उसको पेश कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी इसकी तो जैसे स्पीड चली हुई ना एग्जीक्यूशन की, अगर इसी को अगर हमने मेंटेन करके रखा तो अभी आने वाले समय में आप देखोगे कि जो फिस्कल ईयर हमारा 2021-22 जब शुरू होगा ना, तो उसके यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में ही जो आपको डीएफआई जो ना वो काम करता हुआ नजर आएगा, अपना बिजनेस जो है वो करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के कुल कितने सेशन होते हैं? ओके, तो 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन से शुरुआत होती है, अभी बजट सेशन चल रहा है। ओके, तो 1 फरवरी से बजट शुरू हुआ था, तो अभी ये पूरा का पूरा बजट सेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद आएगा दूसरा वाला मानसून में आएगा, जिसको हम बोलेंगे मानसून सेशन। और तीसरा वाला आएगा अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर के महीने में, जिसको हम बोलते हैं विंटर सेशन। ओके, तो टोटल 3 सेशन चलते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो पार्लियामेंट में बिल तभी पेश होते हैं जब सेशन चल रहा हो। अगर एमपीज वगैरह अगर बैठते हैं ओके, तो सरकार यहाँ पर अपना बिल रखती है, तो बिल पारित होता है। यहाँ पर जितने भी एमपीज चुनकर आते हैं वोटिंग करते हैं, तब जाकर प्रेसिडेंट का साइन होता है। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है बिल, तब जाके वो बिल एक्ट बनता है। ओके, तो जब ये सेशन नहीं चल रहे होते हैं, तो तब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बंदा पार्लियामेंट में, कोई भी एमपी यहाँ पर आता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि फिर उस समय अगर कोई बिल चाहिए होता है, कोई एक्ट चाहिए होता है, तो फिर ऑर्डिनेंस पेश किया जाता है सरकार की तरफ से। तो वो ऑर्डिनेंस जो है ना डायरेक्टली राष्ट्रपति के साइन होकर जो है वो लागू कर दिया जाता है। वो भी एक्ट के रूप का ही काम करता है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी होती है ऑर्डिनेंस की, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद वो कोलैप्स कर जाता है। और इस आर्टिकल के आखिर में जो बात कही जा रही है कि जो हमने फाइनेंसिंग ढूंढनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। तो अभी हमारे पास तो पहले से ही जो हमने भारत सरकार ने जो पिछले बजट में बोला था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो है ना काफी प्रोजेक्ट्स का काम जो है शुरू किया जाएगा, जिसका यहाँ पर जो टोटल आउटले है, तो कहीं पर ये 102 लाख करोड़ लिखा है, कहीं पर ये 110 लाख करोड़ लिखा है, कहीं पर ये 111 लाख करोड़ लिखा है। तो अभी ऑथर ने इसको 111 लाख करोड़ लिखा है। ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दोबारा से भी पॉइंट आउट किया था, जब मैंने पहले 102 लाख करोड़ करोड़ बोल दिया था, सॉरी 110 लाख करोड़ बोला था, बाद में 102 लाख करोड़ की यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट थी। तो ये शायद लेटेस्ट फिगर है। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं 111 लाख करोड़ का, इसको बोल रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए जितने भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत प्रोजेक्ट्स हमने बनाने, तो ये भी एक तरह की शॉर्ट है। ओके, इसको भी पूरा करना है। ओके, इसके अलावा इसके अगर इसको भी पूरा करना है, जो नए डीएफआई हमने बनाना है, तो वहां पर भी फंडिंग जुटानी है, पैसा जुटाना है। तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, आगे देखना होगा जितने भी तरीके के यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ओके, नई जनरेशन जितने भी पब्लिक वर्क प्रोग्राम हम चलाएंगे आने वाले समय में, उनको एड्रेस करना होगा, उनको पूरा करना होगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनली जो ना हमें यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो अभी मिलने वाला है। तो अभी उसको इस तरीके से यूज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसा जो है ना वो यहाँ पर ग्लोबली जुटा सके, जो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वहां से एज ए फ्रेंडली फंडिंग जो हम जुटा सके पूरी दुनिया से, ता जो कि अच्छा खासा जो है हमें फाइनेंसिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग का जो पैसा है वो मिलता रहे।
और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, जो रुक जाता है जिनका काम वो रुके ना, और जो लॉस होता है जब काम रुक जाता है, ओके, जो पहले से हमने पैसा लिया होता है ब्याज पे, ब्याज की किस्तें तो हम दे रहे होते हैं, ओके, लेकिन काम आगे से हो नहीं रहा होता, तो समय जब ज्यादा लग जाता है, डिले हो जाता है, तो तब हमारी इकोनॉमी का नुकसान होता है। ओके, तो उस नुकसान से हमें बचाना है, तो रेगुलर फाइनेंसिंग चाहिए। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो है भारत सरकार काम कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो बहुत तरह के जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं, तो किन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स का नाम बताइए, ओके, जो अभी जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ओके, तो उनके रिगार्डिंग कोई 5 प्रोजेक्ट, उनका नाम जो है बताइए। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं सेकंड आर्टिकल। तो यहाँ पर बात करें ए लेसन फ्रॉम इंडिया, भारत से सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग बातें की गई हैं। और सबसे खास बात, ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जिनका यहाँ पर नाम है निशंक पोखरियाल। तो उन्होंने काफी बातें बताई है कि किस तरीके से हमने हैंडल किया पैंडेमिक के चलते, किस तरीके से हम आगे बढ़े, कौन कौन सी हमने अपॉर्चुनिटीज हमने दिखाई, ओके, जिन इन सभी बातों के बारे में ना आमतौर पर बच्चों को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन अगर कोई किसी इसी मंत्रालय से यहाँ पर काम कर कोई मिनिस्टर है, तो उसको अच्छी खासी न्यूज रहती है, अच्छी खासी खबर रहती है। तो ये आर्टिकल सुनने के बाद भी आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, ओके, तो इसको अच्छे से सुने। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोविड 19 पैंडेमिक आया, ओके, तो जिसके चलते पूरी दुनिया में जितना भी एजुकेशन सिस्टम था, ओके, वो गड़बड़ा गया, ओके। तो इसी के चलते अगर भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 45,000 कॉलेजेस हैं, ओके, और 15 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं, और इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं, ओके। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जो कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा ये बातें बताई जा रही है। तो इसके चलते ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा हमारा अदारा है, तो कितना बड़ा अदारा है, ओके, कितने 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 टीचर्स हैं, ओके, कितने बड़े लेवल है, कितने यहाँ पर नंबर है स्कूल्स का, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बहुत बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ओके। तो फिर भी भारत ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिस तरीके से यहाँ पर लचीलापन दिखाना चाहिए था, मतलब जिस तरीके से पैंडेमिक भी एक और था, एक और हमने काम भी करना था, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करके चले। तो उसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इम्पॉसिबल लग रहा था कि इतने बड़े नेटवर्क को हम जो है ना अच्छे तरीके से सिनर्जाइज कर पाए, मतलब तालमेल जो ना वो बिठा पाए कि किस तरीके से एजुकेशन बच्चों को हमने कंटिन्यू करनी है, तो उसके हम कैसे करें, ओके। अगर एक और पैंडेमिक भी चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, ओके, टीचर पढ़ाने नहीं जा सकते, तो ऐसी सिचुएशंस को हमने यहाँ पर ऐसे ही ना, हमें हमारे पास यहाँ पर दो बातें यहाँ पर बात करें कि बिगर चैलेंजेस थे, ओके। तो बिगर चैलेंजेस का मतलब होता है कि बिगर अपॉर्चुनिटीज, तो हमने यहीं पर इन्हीं दोनों बातों के ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पर जितने भी तरह के चैलेंजेस के हमने यहाँ पर कोशिश की कि उनको काबू पाया जाए, और दूसरा जितने भी तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई, तो हमने यहाँ पर कोशिश की कि उन अपॉर्चुनिटीज को होल्ड किया जाए, पकड़ा जाए, और उनका सही उपयोग किया जाए, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जब इनिशियल लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, तो तब यहाँ पर बात करें कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो था क्लास 10th और 12th के, तो तब वो रोक दिए गए, वो ठप हो गए। तो तभी स्टूडेंट्स के सामने दो ही ऑप्शंस थी, या तो अपने पूरे के पूरे एग्जाम कंप्लीट करें, और या फिर एक या दो एग्जाम में यहाँ पर जो अपीयर कर जाए, तो उन्हीं एग्जामिनेशन का यहाँ पर जो उनको रिटर्न लिखे, उनका लिखे जाकर। तो इसी के चलते यहाँ पर ना असेस की गई, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, उनके जितने भी यहाँ पर सर्कमस्टांसेस थे, उनको हमने असेस किया अच्छे तरीके से। और उसके चलते एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हमने एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो था ना उसको तैयार किया, ओके। और इसी के चलते जो है ना रिजल्ट जो थे वो अभी डिलीवर होने शुरू हो गए धीरे धीरे टाइम बाउंड मैनर में। और इसी फॉर्मूले के चलते भारत सरकार ने यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी की कि हम यहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन का बगैर जो ना इंश्योर करें कि क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चों को कंटिन्यू हमने रखना है, ओके। तो इसी के चलते हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रही, और जितना भी हमारा एंटायर एजुकेशन सिस्टम था उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन, ओके। और उस समय यह भी ध्यान रखा कि जो भारत का डिजिटल डिवाइड है ना, उसको भी हमने मेंटेन करके चलना। डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है, देखो, अगर किसी चीज को जो ऑनलाइन किया, अगर एजुकेशन को ऑनलाइन किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो जो भी अभी एस्टिमेट बताया गया कि 33 करोड़ स्टूडेंट्स है, ओके। तो जितने बच्चे ये हैं, तो उन सभी के पास यहाँ पर ऑनलाइन जो ना सुविधा होगी लेक्चर रिसीव करने की, ऑनलाइन मोबाइल फोन होगा, जो ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, जहाँ पर ऐसे एरियाज में वो रह रहे कि जहाँ पर अच्छा खासा जो है कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का। तो ये है डिजिटल डिवाइड, ओके। तो पूरा भारत एक जैसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जिनके पास मोबाइल फोन्स है, जिनके पास लैपटॉप्स है, जिनके पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, ओके, इसके अलावा अच्छी खासी रेंज आ रही है, ओके, नेटवर्क की, तो अगर वो एरिया में तो है, आप पढ़ रहे हो, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अभी ढंग से काम नहीं करता, ओके, जहाँ पर स्पीड ही बहुत कम आती है, ओके।
और जिसके तहत जो है बच्चों को दिक्कतें आती है, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं, पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास लेकर देने के लिए, ओके। और इसके अलावा मोबाइल फोन वगैरह, मतलब जिस तरीके से भी ऑनलाइन एजुकेशन हम ग्रहण कर सके, तो इस तरीके से बात करें कि हमने डिजिटल डिवाइड का भी ध्यान रखा था, ओके। और इसी के चलते बात करें कि पीएम ई विद्या, ओके, लॉन्च की गई, तो प्रोवाइड मल्टी मॉडल असेस टू एजुकेशन, जिसके तहत यहाँ पर 25 करोड़ स्कूल गोइंग जो बच्चे थे उनको यहाँ पर फायदा मिला देश में, ओके। तो ई विद्या याद रखिएगा। और इसके अलावा बात करें कि जो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए, जैसे यहाँ पर बात करें दीक्षा, ओके, तो यहाँ पर ये चलाया गया, तो इसके तहत टीचर्स को यहाँ पर जो है ट्रेन किया गया, ओके। दीक्षा जो दीक्षा पोर्टल है वहां पर। और इसके अलावा ई लर्निंग डीटीआई चैनल सब्सक्रिप्शन, इसका नाम है स्वयं प्रभा, और दूसरा है स्वयं मूक, ओके। मूक का मतलब है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, तो इस तरीके के कोर्सेज ओपन किए गए, ओके, जो डीटीआई चैनल होते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो थी, इसको यहाँ पर एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर जो यूज किया गया कि यहाँ से भी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाए, ओके। क्वालिटी एजुकेशन जो है सब तक पहुंचे। देखो, जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो रेडियो तो वो चला सकते हैं ना, ओके। तो रेडियो जो है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी सब जगह आती रहती है, और रेडियो को भी इस्तेमाल इन्होंने किया कि जो रिमोटली एरियाज थे जहां पर अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता, तो अगर कम से कम कॉस्ट में अगर अगर आप रेडियो अफोर्ड कर पाओगे, तो यहाँ पर वहां से उससे भी आप खबरें सुन सकते हो, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग दायरे से अप्रोच, जो रेडियो आएगा उस तरीके से भी पता चलेगा कि कैसे एजुकेशन लेनी है, तो एजुकेशन वहां से भी ग्रहण कर सकते हो, ओके। तो खबरें भी आप सुन सकते हो, एजुकेशन भी ग्रहण कर सकते हो, तो इस तरीके से भारत सरकार ने अपनी अप्रोच लगाकर चली। और इसके अलावा बात करें दीक्षा पोर्टल की, तो यहाँ पर इस पेज के काफी ज्यादा व्यूज हुए हैं, तो तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा जो है इस पेज के व्यूज हुए हैं, ओके, दीक्षा पोर्टल के। मार्च 2020 से शुरू करें तो अब तक अगर हम बात करें, तो इस समय में यहाँ पर इतने ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। और अगर बात करें स्वयं प्रभा की, तो उसके भी 1.5 करोड़ के आसपास जो है पेज व्यूज हो चुके हैं। तो अभी 2021 की बात करें कि जो जनवरी सेमेस्टर है, ओके, तो वहां पर अगर स्वयं की बात करें तो अभी 18 लाख के आसपास की जो एनरोलमेंट हो चुकी है, ओके, बच्चे एनरोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो व्यू काउंट हुआ है, तो वो भी 9.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर जो नंबर है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा बात की जा रही है कि बच्चों की, टीचर्स की और उनकी फैमिलीज की यहाँ पर मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, यहाँ पर जो इमोशनल वेलबींग है उसको सही रखने के लिए कोविड-19 के दौरान, तो उस समय यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव भी लिया गया था, जिसका यहाँ पर नाम है मनोदर्पण इनिशिएटिव, ओके। तो जिसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर बहुत तरीके की एक्टिविटीज की गई, जिसके तहत यहाँ पर एक तरीके के साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो था ना वो प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और उनकी फैमिलीज को। तो उस समय भी काफी बच्चे डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, ओके। उनकी खास तौर पे जो फैमिलीज की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो सभी जो है डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक ही जगह पर वो मतलब रह चुके थे। उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि घर पे ही उनको रहना था, तो कोविड-19 के चलते नेगेटिव न्यूज काफी हो गई थी। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के दिमाग के ऊपर, तो इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर मनोदर्पण इनिशिएटिव जो था वो शुरू किया। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बात करें कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो था टीचर्स के लिए, वो भी चलाया गया, जिसका नाम है निष्ठा। तो निष्ठा की जो यहाँ पर मीनिंग निकलता है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ओके। तो इसके चलते इन्होंने ये जो यहाँ पर प्रोग्राम था इसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसके चलते 30 लाख से ज्यादा जो एलिमेंट्री टीचर्स है ना, तो उनको डिजिटली जो था ट्रेन किया गया कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपने अप्रोच रखनी, किस तरीके से सिलेबस कवर करना है। तो इस सभी बातों की जो है ट्रेनिंग दी जाती है इस निष्ठा प्लेटफॉर्म के चलते। तो किनको दी गई है? एलिमेंट्री टीचर्स को। तो ये एलिमेंट्री टीचर्स ये कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे मुझे आंसर दीजिए, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक जो है एलिमेंट्री टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो इनिशिएटिव्स है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिए गए। यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ओके। तो यहाँ पर दूसरी जो बात की जा रही है वो है प्रज्ञता, जिसका मतलब निकला प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक, टाक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट, ओके। तो ये एक तरीके की गाइडलाइंस थी, ओके। जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर वो भी, तो ये जो प्रज्ञता, ये दोनों एक तरीके की गाइडलाइंस थी कि किस तरीके से आगे बढ़ना, किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है, ओके। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, तो ये भी इस तरीके से भी जो था लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइंस जो था वो जारी की थी, किस तरीके से जो है बच्चों को एजुकेशन की ना यहाँ पर कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसा ना हो कि एजुकेशन का स्तर जो है वो गिरे, या फिर किसी तरीके से हैम्पर और रुकावटें जो है ना एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिले। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, तो वहां पर भी साथ साथ जो है मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर कोऑपरेट किया गया कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। और इसके अलावा जो बात की जा रही है कि ये अभी जो मिनिस्टर है वो बात कर रहे हैं कि मैं अभी रेगुलर कांटेक्ट में रहा स्टूडेंट्स के साथ, ओके। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव चलता है जिसका नाम है शिक्षा संवाद, ओके, जिसके तहत जो है यहाँ पर मिनिस्टर जो है बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जो यहाँ पर क्वेरीज हैं, शिकायतें हैं वो सुनते हैं। तो यहाँ पर वो भी एक सेशन ले रहे थे बच्चों का, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बच्चों ने बातें की अच्छी खासी की, जो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट है, ओके,
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेईई यहाँ पर एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो कि +2 के बाद होता है। तो इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको आईआईटी में सीट मिलती है। तो अभी उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पर जेईई मेन के रिगार्डिंग बच्चों की क्वेरीज सुनी, तो बच्चे बिल्कुल तैयार थे। ओके, इसके अलावा और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थे जिसके बारे में बताया। तो इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने देखा कि बच्चों के रिस्पॉन्स काफी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिले। बच्चे ये बोल रहे थे कि हम बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कर चुके हैं इन टेस्टों के लिए। ओके, तो इसी के चलते उन्होंने कहा कि फिर हमने डिसाइड किया कि जो जेईई मेन का एग्जाम जो है वो अभी जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो है और जितने भी बाकी प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 के बचने के लिए, तो उन सबको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। तो अभी जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो उस समय ये पहली बार हुआ था कि कोविड-19 के बाद जो है ना कोई ऐसा एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उस समय भी नजरें लोगों की यही पर टिकी हुई थी कि केसेस कितने ज्यादा निकल कर आते हैं अभी। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट जो थे जिनकी गिनती 6 लाख से ज्यादा थी, जो कि अपीयर किए थे एग्जाम में बैठे थे, और यहाँ पर कोई एक एक भी यहाँ पर सिंगल केस भी जो था कोविड का नहीं निकल कर आया, नहीं रिपोर्ट हुआ। और जब ये एग्जाम कंडक्ट हो गया, तब यही यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हमने कंडक्ट करवाया था, तो एक तरीके की मॉडल एग्जाम्पल बना पूरी दुनिया के सामने। ओके, तो फिर इसी बेसिस के हिसाब से हमने जो है अक्टूबर नवंबर में बिहार असेंबली इलेक्शन जो थे वो कंडक्ट करवाए। ओके, और इसके बाद बात करें जो हमारे आईआईटीज है, जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, इसके अलावा जो एनआईटीज है जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इसके अलावा जो ट्रिपल आईटीज है, ओके, जिसको हम यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और जो चौथा आईआईएम्स, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये सभी के जितने भी हमारे अदारे थे, सरकारी अदारे, तो लगातार ये काम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन का काम लगातार जारी था इन इंस्टीट्यूशंस में, और इसी के चलते यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर अफोर्डेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो किट होती है, पीपीई किट जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसको पहनकर आप कोविड-19 से बच सकते हैं, तो इसको यहाँ ना पर सस्ते दामों पर यहाँ पर इसको बनाना शुरू किया इन सभी संस्थानों ने। ओके, तो यहाँ पर इस किट में जैसे मास्क हो गया, वेंटिलेटर हो गया, सैनिटाइजर हो गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो है बहुत सस्ते दामों में जो है बनानी शुरू कर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर डिवाइसेस भी बनाए गए जिससे कोविड-19 को यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता था। ओके, तो यहाँ पर ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बनाई गई, रिसर्च इनोवेशन सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं हुई, तो इसका यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी हुआ। और इसके अलावा जो बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को भी जब कोविड-19 का पैंडेमिक का दौर चल रहा था तभी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया गया एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ कोविड एरा। ओके, तो कोविड एरा का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म माना गया, और इसी के चलते यहाँ पर जो पुरानी पॉलिसी थी उसको उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करके ओवरऑल करके ये नई पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत पूरा का पूरा जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम था, ओके, उसको कवर किया गया। तो खास तौर पे जो है यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हम निकाले आने वाले समय में। तो छोटे बच्चे से लेकर जब बच्चा एडमिशन लेता है स्टार्टिंग के ईयर्स में, तो तभी यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि अच्छे तरीके से जो है उसका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की हम जो है कोशिश करें। तो इस तरीके से जो है बच्चे का निर्माण करेंगे जब वो हायर क्लासेस तक जाएगा। ओके, तो काफी चेंजेस वगैरह यहाँ पर की गई हैं। ओके, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में जाने वाला नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन है। ओके, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिफॉर्म जो है ना वो लाए गए हैं। ओके, इस पॉलिसी के तहत कि कैसे जो है भारत को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाए इन द नॉलेज सुपर पावर। ओके, तो नॉलेज सुपर पावर जो है हमने भारत को बनाना है। ओके ओके, तो देखो भारत में अगर एजुकेशन की बात करें तो जितने पुराना एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी की अगर बात करूं तो ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस था। तो थ्योरेटिकल बेस होने के कारण जो था बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, प्रैक्टिकल वो अप्रोच कम लगाते थे। तो अभी भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का तभी बढ़ेगा जब एक बात अगर उसको सिखाई जाती है उसको प्रैक्टिकली भी करके देखे। ओके, तो इस तरीके से वो ज्यादा प्रैक्टिकली होगा, ज्यादा यहाँ पर जो अच्छे आइडियाज निकल कर आएंगे। इसी के चलते स्कूल लेवल पर भी भारत सरकार के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो बच्चे ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग ईयर में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बच्चे अपने स्कूलिंग ईयर में कर रहे हैं, क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक। ओके, तो वहीं से बहुत सारे बच्चे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जिसको कि भारत सरकार इंसेंटिव भी देती है उनको एज ए जो है नेशनल प्रोजेक्ट भी उनको मानकर चलती है, फिर उनको आगे इंप्लीमेंट भी करती है। ओके, उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करती है अगर कोई भी बच्चों के द्वारा बनाया प्रोजेक्ट जो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भारत सरकार अभी स्कूल लेवल की एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही है कि इन्हीं से अभी शुरुआत करो। जब बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच रहे हैं तो उस समय बच्चों का अभी भी साइंटिफिक टेम्पर नहीं बढ़ रहा है, तो अभी शुरुआत से ही अच्छा बेस बनाना है। तो इस तरीके से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो अभी इसको नॉलेज सुपर पावर के तहत कन्वर्ट करने की बात करें तो अभी आगे बात करें कि जब कमेंसमेंट करनी थी, जब शुरुआत करनी थी 2021-22 के यहाँ पर एकेडमिक सेशन की। ओके, तो उससे उसी के रिगार्डिंग जो है ना अभी जो 21-22 का अभी नया सेशन आने वाला है। ओके, तो 1 अप्रैल से नया जो फिजिकल ईयर 21-22 का वो शुरू हो जाएगा, तो नए सेशन शुरू होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी
बहुत सारी नई प्रोविजन जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है। जैसे सबसे पहली बात करें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वो रखा जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री एग्जिट रखी जाएगी इन इंडिया टॉप 100 इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ऐसा है कि जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशन है, तो एक बार बच्चा सिलेक्ट हो गया तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी एक फील्ड में अगर वो पढ़ रहा है, तो अगर उसी सेम फील्ड की क्लासेस किसी और इंस्टीट्यूट में लग रही है, तो वहां पर वो एंटर कर सकता है, पहले वाले को एग्जिट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है एंट्री एग्जिट की यहाँ पर संभावना। तो ये ऐसा नहीं है कि एक क्लास एक दिन लगा ली, दूसरी क्लास जो है दूसरे दिन किसी और कॉलेज में लगेगी। यहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो जैसे अगर कोर्स है, तो उसमें जैसे 3 साल का कोर्स है, तो एक साल आपने किसी एक इंस्टीट्यूशन में लगा लिया, दूसरा साल किसी और में लगा लो, तीसरा साल किसी और में लगा लो, जहां पर आपको लगता है कि सबसे बढ़िया एजुकेशन आपको मिल रही है। तो इस तरीके से ये एंट्री एग्जिट एग्जिट वाला जो है प्रोविजन काम करेगी। और इसके अलावा बात करें कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है ना इन इंस्टीट्यूशंस में, वो भी जो है अनाउंस किए जाएंगे इसी फिजिकल ईयर में। ओके, तो इनको यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी अभी इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें हायर एजुकेशन में स्कूल लेवल पर, तो उनको मतलब काफी श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी अगर हम बात करें खासतौर पर आईआईटीज आईआईएम्स की, तो उसके रिगार्डिंग बात करें कि नए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है वो भी लॉन्च किए जाएंगे। और सिमिलरली बात करें कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है, ओके, तो वो भी जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। तो जिसका यहाँ पर मकसद होगा कि पूरी कंट्री में जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां तक जो है हमने टेक्नोलॉजी की मदद से जो है एजुकेशन को पहुंचाना है। तो ये काम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का। और इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ना, उसकी भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है की जाएगी अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ओके, तो वो जो है इसकी निगरानी करेंगे। तो उसी के तहत यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इंडिया इंडिया का जो रिसर्च लैंडस्केप है, तो रिसर्च में इंडिया अभी काफी पीछे है, तो उसको अभी काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ओके, खास तौर पर अगर साइंस की हम बात करें तो उस फील्ड में। तो यहाँ पर उसी के चलते एक जो है राशि जो है 50,000 करोड़ की अभी आने वाले 5 सालों में जो है डिस्बर्स की जाएगी, बांटी जाएगी, तो जो कि अभी एलोकेट कर दी गई है 2021 बजट में। ओके, तो अभी 2021 के बजट में बोला गया है, अभी एक्चुअल मायने में अभी एलोकेशन नहीं हुई है। वो तब होगी जब नया फिजिकल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल के बाद। ओके, 1 अप्रैल 2021 के बाद। और इसी के चलते जो आगे लास्ट में बात की जा रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये केवल कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक विजन डॉक्यूमेंट है कि जिस एक विजन के तौर पर हम काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आगे आने वाले समय में हो। और इसी के चलते स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है यहाँ पर भारत की तरफ से दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड को। तो हम आगे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक अच्छे ग्लोबल एजुकेशन स्टेक की, और कि बाहर की जो लोग हैं वो भी हमारे हायर एजुकेशन में आकर जो है पार्टिसिपेट करें, यहाँ से कोर्सेज करें। और इसी के इम्प्लीमेंटेशन के चलते अभी वो दिन दूर नहीं है जब हम इंडिया जो है अपनी दोबारा जो हमारी पोजीशन उसको हम रिक्लेम करेंगे, जो कि हमारे पास थी। कभी हमें हमारे पास स्टेटस था विश्व गुरु का। ओके, तो जब शुरुआत में हमने जीरो दिया पूरे वर्ल्ड को, तो विश्व गुरु हमें कहा गया। तो अभी उस स्टेटस को दोबारा से रिक्लेम करना है। ओके, तो इसी के चलते जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और उसी को हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये राइटर है इस आर्टिकल के, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निशंक पोखरियाल। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो डीएफआई के बारे में है, लेकिन अभी नई खबर इसमें देखने को मिल रही है प्राइवेट सेक्टर की। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है 5 साल का जो है टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। ओके, और इसी के चलते गवर्नमेंट जो है अभी अमेंडमेंट करने जा रही, जो इनकम टैक्स एक्ट है, तो जब ये फाइनेंस बिल पास करेगी तो उसमें अमेंडमेंट करेगी। देखो, जब भी पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल पास होता है, तो उस समय यहाँ पर जो है ना इनकम टैक्स में कोई ना कोई तरीके की अमेंडमेंट होती ही होती है। ओके, तभी जाकर यहाँ पर जो ये परसेंटेज वगैरह या फिर कोई टैक्स बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो ये चीजें पारित हो पाती है लोकसभा में। ओके, तो फाइनेंस बिल क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस बिल जो है ना, इसको मनी बिल भी कहते हैं। तो ये मनी बिल जब बात आ जाए, तो ये हमेशा ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये आर्टिकल 110 जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत जो है फाइनेंस बिल लाया जाता है। तो यहाँ पर मेन मकसद फाइनेंस बिल का यही होता है कि हम जो है ना पैसा जो है कौन कौन सी जगह पर हम जो है पैसा देने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ से पैसा लेने वाले हैं टैक्सेस के रूप में, कितने परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये सब चीजें यहाँ से पारित होती हैं। लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाद में राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा जो है यहाँ पर जितनी भी अमेंडमेंट्स होती है उसको अप्रूवल देता है, फिर बाद में यहाँ पर जो है जो बिल जो होता है उसको पास कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि 75 डेज के अंतर्गत जो है यहाँ पर जब ये बिल पेश हुआ होगा फाइनेंस बिल, तो उसको 75 डेज से पहले पहले जो है पास करना है। और इसके अलावा बात करें डीएफआई की, डीएफआई के बारे में जल्दी से बिल यहाँ पर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो बिल यहाँ पर ना जो प्राइवेट जो लोग हैं, तो यहाँ पर उनको भी फैसिलिटेट करने की बात करें, तो फैसिलिटेट कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 साल का टैक्स हॉलीडे देंगे। ओके, तो इसके अलावा जो सर्टेन एसेट है ट्रांसफर टू दीज डीएफआईस विल आल्सो गेट स्टैंप ड्यूटी रिलीफ। ओके, तो स्टैंप ड्यूटी जैसे कोई भी एसेट होता है। ओके, तो अगर जैसे अगर जमीन ली है आपने, ओके, तो जमीन ली है, तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, तो उस राज्य के द्वारा कोई स्टैंप ड्यूटी जो ना आपके ऊपर लगाई जाती है,
ओके, तो वो स्टैंप ड्यूटी का कुछ परसेंट होता है, जितनी जमीन की वैल्यू होती है 3 से 4%, उसका जो है, जो आपकी राज्य सरकार होगी उसके पास जाता है। ओके, तो उसको हम स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। और इसके चलते आगे बात करें कि अभी बॉस, अभी जो डीएफआई की जो नीड्स है, तो उसके चलते जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें 7,000 के करीबन प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो जिसके चलते जो है अभी 2025 तक 111 लाख करोड़ जो है ना, इतना राशि अभी चाहिए। ओके, और आगे जो न्यूज वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो पैनल बैठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। तो अभी कल ही यहाँ पर उसने कहा था कि वो जो ना अभी जो केसेस निकल कर आ रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी जो है कोरोना के केसेस निकल रहे हैं या फिर कईयों की मृत्यु हुई, तो अभी इनके बारे में यहाँ पर जो ना रिलेशन ढूंढा जाएगा। तो अभी जो पैनल ने यहाँ पर जो चीजें फाइंड आउट की, तो उन्होंने कहा कि कोई कैजुअल लिंक नहीं है कि जो यहाँ पर जिनको वैक्सीन हुई है तो उनकी यहाँ पर उस वैक्सीन की वजह से मृत्यु हुई है। और इसी के चलते यहाँ पर जो बात करें कि सिर्फ टेम्पोरल जो है ना यहाँ पर एसोसिएशन है डेथ्स का, जो कि यहाँ पर वैक्सीन से यहाँ पर पाई गई कि वैक्सीन हुई है, तो यहाँ पर जो है 71 के आसपास जो ऐसी डेथ की केसेस जो है हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर यहाँ पर पैनल काम कर रहा था, एक जो 71 डेथ्स हुई उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद उनको यहाँ पर जो है हॉस्पिटलाइज किया गया, तो यहाँ पर टोटल 163 केसेस थी, तो इनको भी यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रोसेस अभी चल रहा है रिव्यू का। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अभी कॉल दी गई है कि अभी इंफॉर्मेशन और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी जो है हमें चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो किसी न किसी तरीके से। और आगे जो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी 1 साल हो चुका है कि लोग जो है वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट लगाकर, मतलब घर से ही काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर जो है थोड़े, जो उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो घर से ही काम करके दे रहे हैं। तो अभी भी ग्लोबल सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि जो इंडियन कंपनीज है वो ज्यादा तेजी से ये चीज चाह रही है कि अभी दोबारा से जो उनके एम्प्लॉयज है वो दोबारा ऑफिस में पहुंचे। और ओके, तो इस तरीके का यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है इनके लिए, इंडियन कंपनीज के रिगार्डिंग, अगर इनको कंपेयर करें जितनी भी फॉरेन कंपनीज है उनके साथ। तो यहाँ पर जो पोस्ट पैंडेमिक ट्रेंड देखने को मिला, अभी पैंडेमिक के बाद का जो ट्रेंड देखने को मिला, तो 70% एम्प्लॉयर जो है ना अभी कंटिन्यू नहीं करवाना चाह रहे अपने एम्प्लॉयज को रिमोट वर्किंग, मतलब कि घर बैठे आप काम करो। और इसके अलावा 3 आउट ऑफ 4 की यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर से नो डिक्लाइन, मतलब कहने का मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में कोई यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिला है अगर हम वहां घर से भी काम करवाया अगर हमने अपने वर्कर से। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी जो है ना यहाँ पर लेस विलिंग है कि यहाँ पर सपोर्ट करें कि रिमोट वर्क जो है करें, घर घर से बैठकर जो है काम किया जाए। तो यहाँ पर 46% एम्प्लॉयज जो है ना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है रिवर्स माइग्रेशन का टेम्परेरी है। ओके, इसके अलावा 30% जो एम्प्लॉयर है जो कि यहाँ पर नौकरी देते हैं लोगों के, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी जो ना ऑप्शंस हमारे पास है कि हम छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, अगर जहां से भी हमारे वर्कर्स जो है निकल कर आते हैं ज्यादातर, तो उनके आसपास के जो छोटे छोटे टाउन्स वहां पर भी हम जो है सेटअप कर सकते हैं अपनी कंपनी के ऑफिसेज। और इसके अलावा जो न्यूज, तो यहाँ पर अभी कल ही ना चीफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई जहां पर बातें की गई कि अभी सर्च देखने को मिला काफी स्टेट्स में, दोबारा से कोरोना के केसेस निकल कर आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया है कि जो वैक्सीन वेस्टेज है ना उसको ध्यान रखें, इंश्योर करें कि यहाँ पर जहाँ पर जो वैक्सीन का दर है ना, तो यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा रहे, वेस्टेज जो है वो कम से कम रहे। तो यहाँ पर आरटी-पीसीआर का क्या मतलब है, तो आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो इसका मतलब निकलता है आरटी-पीएस से पीसीआर। तो ये यही टेस्ट ही है जिनको यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया कि 70% से ज्यादा एफिशिएंसी लेकर जो है टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो बातें की गई हैं, वार्निंग दी गई कि दोबारा जो नया सेकंड जो पीक है वो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर खासतौर पे जो यूपी है, खासतौर पे जो महाराष्ट्र है, तो मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल करना होगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर वैक्सीन वेस्टेज के ऊपर बात की, दोबारा यहाँ पर बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाओ, और साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो लेवल पर जो कंटेनमेंट जोन है ना उनकी स्थापना करो, ताकि जो कि अगर केसेस निकल कर आ भी रहे तो उनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील करो जैसे पहले था। ओके, रेड ग्रीन ऑरेंज यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, उसी तरीके से काम करो। अगर कोई इलाका रेड जोन में रहे तो वहां पर अच्छी खासी सख्ती जो है वो दिखाओ और अच्छे तरीके जो है आगे बढ़ो। और आगे जो न्यूज तो भी फ्रंट पेज, तो यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के बीजेपी के ना एक एमपी जिनका नाम है सुशील मोदी जी, तो ये बिहार के डिप्टी सीएम रहे काफी लंबे समय तक, तो अभी इनको राज्यसभा का एमपी बनाया गया। तो उन्होंने यहाँ पर बात रखी है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो जो हमारे वेंकैया वेंकैया नायडू जी हैं जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, तो उनके सामने बात रखी है। कहा गया है कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में क्या किया कि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड लाया ऑस्ट्रेलिया के, तो ये दुनिया का पहला ऐसा लॉ है जो कि यहाँ पर जितने भी तरह की सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक है, गूगल है, तो वहां पर ना, तो इन सभी कंपनीज को अगर कोई भी ये यहाँ पर न्यूज मीडिया का कंटेंट उठाते हैं ऑस्ट्रेलिया में से, न्यूज पब्लिशर का कोई भी कंटेंट उठाते हैं, चाहे वो अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग पे करना पड़ेगा फेसबुक और गूगल को, जो उनके ये न्यूज कंपनीज है उनको। तो इसी के चलते यहाँ पर बात रखी कि भारत में भी ऐसा करें,
तो यहाँ पर जो रेवेन्यू शेयर अच्छा खासा बनता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, तो अगर उनका कंटेंट यूज किया जाता है फेसबुक और गूगल के द्वारा, तो उनको अच्छा खासा पेमेंट भी करे। क्योंकि जो जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया है, ओके, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर एंकर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो खबरें बताते हैं, फिर जर्नलिस्ट एम्प्लॉय करते हैं जो खबरों की रिसर्च करते हैं, छानबीन करते हैं। रिपोर्टर्स की यहाँ पर जो है ना काफी फौज होती है। पहले न्यूज को इकट्ठा करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर डेरिवल करते हैं उनको एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के तहत, मतलब कि सही इन्फॉर्मेशन जो है आगे पास आउट करते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। और अगर यहाँ पर इनका कंटेंट फेसबुक गूगल के द्वारा उठाया जाता है, अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया जाता है, तो उनको रेवेन्यू जो बनता है ना इनका, वो दिया जाए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बनाया, बिल्कुल उसी तरीके का लॉ भारत में भी आप लेकर आइए और बेनिफिट पहुंचाइए जो हमारा प्रिंट मीडिया है, जो अखबारें हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर है, तो उनका कहना है कि वर्स्ट टाइम चला गया, अभी इकोनॉमी जो है आगे की ओर बढ़ रही है, अच्छा समय अभी आ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बैक्ड काफी इन्वेस्टमेंट्स जो है आगे आने वाले समय में हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है क्राउडिंग इन किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में आए। ओके, तो यहाँ पर एज ए विजिलेंट के तौर पर आरबीआई जो है वो नजर बना के रखा हुआ है मार्केट के ऊपर। तो ये है आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांता दास। और इसके अलावा न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर एक क्लैरिटी मांगी है कि क्लेम किया गया है, क्लेडी के द्वारा एक पिटिशन फाइल की जिसका नाम है कोयली देवी, जो कि मदर है झारखंड की एक लड़की जिसका नाम है संतोषी कुमारी, जो कि जिसकी भूख भूख की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो मृत्यु इसलिए हुई कि यहाँ पर जो ना बेनिफिट जो मिलते थे इनको राशन कार्ड के ऊपर, ओके, तो उनके ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। क्यों लगा दी गई थी? क्योंकि उन्होंने अपने जो राशन कार्ड था उसको आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया। तो इसी के चलते यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया है कि ये जो 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, तो इसमें अपनी आप क्लैरिटी दे, क्या सच में ये कैंसिल हुए हैं या फिर ऐसे ही बात की जा रही है। और इस बात का जब जवाब दिया गया जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है अमन लेखी, तो ये जो जितने भी सॉलिसिटर जनरल हो या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो या फिर अटॉर्नी जनरल हो, तो ये जो है ना, ये सभी भारत सरकार के वकील होते हैं। ओके, अगर अटॉर्नी जनरल यहाँ पर मौजूद नहीं, तो उसके नीचे वाला जो डिप्टी होगा वो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। ओके, या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। तो ये वकालत करते हैं भारत सरकार की। तो उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो 3 करोड़ राशन कार्ड को जो कैंसिल किया गया, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो ये उनके द्वारा ये ऐसे काम किए जाते हैं। तो उस समय झारखंड में रघुराम दास की सरकार थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो अभी काफी पुराना ये इंसिडेंट हो चुका है। अभी तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आ चुकी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसकी। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड पैसा जो है वो सीज किया है जिन जिन राज्यों में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 127 करोड़ रुपया सीज किया गया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 113 करोड़ रुपया सीज किया। तो यही पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे गिफ्ट बांटने के लिए लोगों में, शराब बांटने के लिए वोटर्स को। ओके, तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि प्रभावित किया जाए लोगों को, कि कल जाकर जब वोट डालेंगे तो एक तरीके से रिश्वत इनको दी जाती है, शराब के रूप में, पैसे के रूप में, या फिर कपड़े के रूप में। तो इस तरीके से इसको रोका गया, जिसके चलते यहाँ पर जो है इतना पैसा, वो टोटल 331 करोड़ है ना, वो उसको सीज किया गया। और इसके अलावा ऐसा पैसा अगर आप बांटते हो, रिश्वत देते हो वोटर्स को, तो ये ऑफेंस है कि इस यहाँ पर ये अपराध है। तो ये किस एक्ट के तहत अपराध है? यहाँ पर 171 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत। इसके अलावा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट है 1951 का, तो इसके तहत भी ये जो ना इलीगल है, ऐसे काम आप नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा जब 2016 में इलेक्शन हुए थे इन्हीं 4 राज्यों में और इन्हीं यूटी में, तो यहाँ पर 225 करोड़ जो थे वो 2016 में पकड़े गए। तो अभी 331 करोड़ पकड़े गए। और आगे जो न्यूज है वो है कोविड-19 वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, तो अभी लॉकडाउन का डर लग रहा है उनको कि जो रिकवरी है ना, इकोनॉमिक रिकवरी, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात करें, तो यहाँ पर डाउनफॉल आ सकता है। तो अभी देखो कार्स की डिमांड में ना काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डिलीवरी है ना, तो उसमें काफी डिले देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर कस्टमर ने डिमांड की कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसको 2-2 3-3 महीने के बाद गाड़ी मिले। तो अभी ये ऑटोमोबाइल कंपनीज कुछ बोल रही है, जैसे नागपुर की यहाँ पर बात करते हो, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो अभी एक वीक लॉन्ग यहाँ पर लॉकडाउन भी लगा है। ओके, तो यहाँ पर जिसके चलते जितने भी यहाँ पर आसपास भी ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, ओके, तो यहाँ पर जो पार्ट्स ये आगे भेजना चाह रही है अपनी कंपनी से मैन्युफैक्चर करके, जहां पर गाड़ी असेंबल होगी, तो वहां पर दिक्कतें आ रही है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर जो डिमांड है ना, वो अभी टाइमली हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज का। और इसके चलते यहाँ पर जो टू व्हीलर बायर है, ओके, तो यहाँ पर ये भी ना महाराष्ट्र और केरला वाली साइड जहाँ पर ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उनको डिमांड जितनी वो उनकी है उतनी पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं की जा रही है। मतलब सप्लाई जो है ना, सप्लाई चेन में अड़चने आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है ना, उसको आप सस्पेंड मत करो, और रिकमेंड कर रहा है कि उसको लगाओ। ओके, तो वो बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। तो इसके यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो क्यों की गई? क्योंकि अभी ना हाल ही में नॉर्वे, डेनमार्क, ओके, इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर
जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था, उसको अभी लगाने के ऊपर सस्पेंशन लगा दी है। क्यों? क्योंकि जब ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो इन देशों में क्या हो रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग का यहाँ पर जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब खून जमना शुरू हो गया जहां जहां पर वैक्सीन लग रही है। तो इसी के चलते कुछ देशों ने सस्पेंशन लगा दी, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसा मत करो, इसको लगाओ, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर ना 2.6 मिलियन लोग जो है वो मर चुके हैं कोविड 19 के चलते। और ऐसे यहाँ पर इस तरीके की सस्पेंशन जो लगानी वो सही नहीं रहेगी। ओके, उसके अलावा जो यूरोप का मेडिसिन रेगुलेटर है तो वो भी ये बात कर रहा है कि एस्ट्राजेनेका जो है सही वैक्सीन है, सेफ है। ओके, तो इसको लगाना चाहिए। और भारत में भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी फॉर्मूले को, एस्ट्राजेनेका वाला फॉर्मूला को यूज करके जो है वैक्सीन की प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका नाम है कोविशील्ड। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें, जो रिकॉल नॉर्म्स है ना, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर टाइट करने जा रही है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के रिगार्डिंग ये होते हैं। तो ये होते हैं क्या, इसको समझिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सपोज करो आपने कोई गाड़ी ली किसी भी कंपनी से, नई गाड़ी आपने खरीदी है, तो उस गाड़ी में कोई ना कोई आपको कंप्लेंट नजर आनी शुरू हो गई। सपोज करो कि जो है ना, कह सकते हैं कि मतलब गाड़ी चल रही है तो बैलेंस सही तरीके से नहीं चल रहा, मतलब अगर गाड़ी को थोड़ी तेज चला रहे हो तो बैलेंस आउट होना शुरू हो गया, तो ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आनी शुरू हो गई। तो इसी के चलते अगर ऐसी कंप्लेंट्स, ओके, अगर 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स हो जाएगी ना, ओके, तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो ना, फिर एक रिकॉल इनिशिएटिव होता है जो कि यहाँ पर चलाया जा सकता है उस जो मैन्युफैक्चरर है उस कार का, उसके खिलाफ। अगर अगर ऐसी बिल्कुल बैलेंसिंग आउट वाली जो सिमिलर कंप्लेंट अगर 100 से ज्यादा आनी शुरू होगी, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, व्हीकल रिकॉल वेबसाइट, अगर वहां पर ऐसी कंप्लेंट रजिस्टर हुई, तो फिर गवर्नमेंट जो है ना, फिर यहाँ पर जो रिकॉल इनिशिएटिव है, रिकॉल जो यहाँ पर इनिशिएटिव है वो यहाँ पर लगाती है उस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ चेंज किया गया। तो अभी चेंज क्या किया गया, अभी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है ना, तो उसके द्वारा बुधवार को क्या किया गया, नए रूल्स निकाले गए, जिसके तहत ये जो रिकॉल है ना, रिकॉल ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, मतलब कि अभी करना ही होगा। ओके, अगर 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ गई, गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिकॉल का इनिशिएटिव ले लिया, जिस भी कंपनी के खिलाफ हुआ, सपोज करो टाटा है, महिंद्रा है, कोई भी कंपनी है, ओके, तो यहाँ पर उस कंपनी को अभी अपने डिफेक्टिव व्हीकल्स के ऊपर कोई ना कोई इनिशिएटिव देना होगा। ओके, और इसके अलावा इसको क्यों यहाँ पर मैंडेटरी किया गया कि जब जो कंज्यूमर सेफ्टी है उसको बरकरार रखा जा सके, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। देखो, अगर गाड़ी बैलेंस आउट हो रही है तो सही तरीके से चल ही नहीं पाएगी रास्ते पर, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर नए रूल्स को 1 अप्रैल से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। और अभी अगर ये गवर्नमेंट अगर अगर इस रिकॉल इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर कोई भी कंपनी एक्शन नहीं लेती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 करोड़ रुपए की। और इसी के चलते जो है व्हीकल रिकॉल पोर्टल जो है ना, वो भी सेटअप किया जाएगा, और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा जिस भी कंपनी के रिलेटेड जो है यहाँ पर कंप्लेंट आएगी, जिस कंपनी के खिलाफ यहाँ पर रिकॉल इनिशिएटिव दिया जाएगा। तो ध्यान से समझे, अगर 100 कंप्लेंट होगी ना, टोटल 100 कंप्लेंट होगी किसी भी यहाँ पर एक डिफेक्ट के चलते किसी भी कंपनी के खिलाफ, अगर सिमिलर डिफेक्ट आ रहा, तो बात याद रखिए, सिमिलर डिफेक्ट आ रहा तो तब जो है यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी रिकॉल का। तो यहाँ पर अगर नहीं एक्शन हुआ तो 10 से 1 करोड़ के बीच में फाइन होगा। और आगे जो न्यूज था यहाँ पर बात करें कि अगर आप अपने व्हीकल की री रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जो आपकी आरसी होती है ना, तो उसको अगर दोबारा से रीन्यू करवाते हो तो उसकी कॉस्ट काफी बढ़ा देने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 5 से 62 गुना जो है यहाँ पर जो है इसकी कॉस्ट जो है बढ़ा दी जाएगी, खासतौर पर जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा की नोटिफिकेशन जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जो है अभी जारी किए गए। तो अभी नोटिफिकेशन में बात की गई, अभी हाइक किया गया है। दोबारा से अगर आप आरसी रिन्यू करवाते हो तो एक आरसी की जो यहाँ पर टर्म चलती है वो मैक्सिमम 15 साल की होती है। फिर 15 साल बाद आपकी आरसी एक्सपायर हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि फिटनेस जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस खत्म हो गई। लेकिन ये आपके ऊपर वैसे होता है कि आपने अपनी गाड़ी को कैसे चलाया, कैसे मेंटेन करा। ओके, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट के तौर पर 15 साल के बाद आपकी आरसी एक्सपायर है, उसके बाद आप 5 साल के लिए आपको ना रिन्यू मिल सकता है, अगर आप दोबारा से उसको रिन्यू करवाते हो। तो अभी इसी रिन्यू के ऊपर चार्जेस ज्यादा लगेंगे, खासतौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स है तो वहां पर उनके ऊपर तो खासतौर पे ज्यादा जो है ना स्ट्राइक की जाएगी, ज्यादा पैसे लगेंगे अगर उनकी आरसी रिन्यू करवा रहे हो। और खासतौर पे जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ओके, जो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे पब्लिक कैरियर के तौर पर कोई ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, पब्लिक सर्विस में जैसे बसेज होगी, ट्रक्स होंगे, तो वो उनके अलावा जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, जैसे गाड़ी वगैरह होगी, तो अगर वो उनके ऊपर जो है यहाँ पर 8 गुना ज्यादा जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। ओके, जैसे बाइक्स वगैरह होगी, गाड़ी वगैरह होगी, मतलब जिसको आप इंडिविजुअली अपने अपने तौर पर यूज करते हो। और 15 साल यहाँ पर कोशिश यही है कि अगर 15 साल से ज्यादा यहाँ पर गाड़ी हो जाती है तो उसको स्क्रैप करो, नई गाड़ी खरीदो। तो इसी के चलते यहाँ पर जो री रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तो उसको भारत सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। और आगे जो न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है कि आपका जो जीएसटी सिस्टम है उसमें कुछ लूप होल्स पाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन है, जो ऑनलाइन जो यहाँ पर सर्विस तौर पे जो यहाँ पर अपनी जीएसटी के तौर पर यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। ओके, कहने का मतलब जीएसटी के बारे में कुछ भी चीज फाइल करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर कुछ चीजें गलत पाई गई हैं, जिससे यहाँ पर
जो टैक्स का पैसा है ना वो बर्बाद हो रहा है, मतलब पहुंच ही नहीं रहा जहां पर पहुंचना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने नोटिस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। इसके अलावा जो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसको भेज दिया, जीएसटी काउंसिल को भेज दिया, और इसके अलावा जो प्रिंसिपल कमिश्नर है डायरेक्ट टैक्सेस के उनको भी भेजा है कि अपने अपने व्यूज दीजिए कि इस मुद्दे के ऊपर कि जीएसटी सिस्टम कैसे काम कर रहा है आपका और क्या क्या लूप होल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बात की गई। तो इसके यहाँ पर बात दूसरी बात जो की जा रही, दिस इज द सेकंड सच पिटीशन सीकिंग टू हैव दीज टेक giants सच एज गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स टैक्स्ड इन इंडिया। मतलब इन सब कंपनीज को किस तरीके से जीएसटी के थ्रू टैक्स किया जाता है, अभी इसी के रिगार्डिंग जो है ये दूसरी पिटीशन जो है दायर की गई है। तो इसके बारे में जो है अभी रिव्यू मांगा, रिस्पॉन्स मांगा गया भारत सरकार की ओर से और भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओर से। और आगे न्यूज डिस्ट्रप्शंस एंड स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो भारतीय स्टार्टअप्स है, जैसे जैसे जिसने मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया कोई, तो वो उसकी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से जाकर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तभी गूगल प्ले स्टोर पे गूगल क्या कह रहा है कि जो भी अगर किसी भी डेवलपर का, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का अगर उसने $1 मिलियन जो है अर्न कर लिया है, इतना रेवेन्यू अर्न कर लिया एक साल में, तो अभी जो है ना उसका 15% जो है ना वो देना पड़ेगा। हालांकि पहले 30% देना पड़ रहा था, अभी जो डेवलपर्स थे अभी 30 से 15% कर दिया, उसको आधा कर दिया है। ओके, तो एक तरह से कमीशन मांग रहा है गूगल। ओके, अपना गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अगर आप उसने वहां पर अगर आपने अपनी ऐप रखी हुई है। ओके, तो इसी के चलते जो हमारे स्टार्टअप्स है ना अभी जो है ना कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो यहाँ पर पिटीशन दायर कर रहे हैं। ओके, तो जिसके तहत कह रहे हैं कि अभी ये 15% भी ज्यादा है, इससे इससे कंपटीशन कम होगा, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होगा। और सीधे सीधे हमारे स्टार्टअप्स करें कि गूगल और एप्पल जैसे यहाँ पर ऐप स्टोर्स हैं, वो जो है ना अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस जो है ना हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर जो है वो जता रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जो नए स्टार्टअप्स आगे बढ़ने चाहिए तो वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो अभी इंडियन कंपनीज के पास जो ना मार्च 2022 तक का टाइम है कि वो यहाँ पर इंटीग्रेट करे गूगल प्ले स्टोर के साथ। उनकी यहाँ पर जो बिलिंग है उसके रिगार्डिंग, ओके, जो भी एंड्रॉइड ऐप्स के साथ जो बिलिंग ये मांग रहे हैं, जिस तरीके से ये 15% का कमीशन मांग रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड पेज, अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो बाइडन की जो इमिग्रेशन बिल अभी जो लाने वाले ना, तो उससे अभी एनुअली जो है ना 3,75,500 ग्रीन कार्ड जो है ना वो एनुअली जो है दिए जाएंगे। तो अब ये ग्रीन कार्ड क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है अमेरिका, तो आप अमेरिका में जाकर जो है आप कोई भी काम कर सकते हो। तो एक तरीके से आपको एक तरीके से आप जो ना परमिशन मिल जाती है कि आप अमेरिका में अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके का ये गेट पास कहा जा रहा है इंडियंस के लिए। तो इंडियंस ही इसके यहाँ पर जो है बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हैं। ओके, तो यहाँ पर लार्जेस्ट इसको अपटिक इज एक्सपेक्टेड इन द एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज एंड द डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम। तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए ही लोग इंडियंस जो है जाते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 1.2 मिलियन ग्रीन कार्ड जो थे यहाँ पर बैकलॉग पर थे, ओके, फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट्स इन 2020। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था तो उस समय इन्होंने कोई खास जो है ग्रीन कार्ड्स इशू नहीं किए। जो पहले थे उनको भी यहाँ पर बंद करने की ये बात कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि अमेरिकन फर्स्ट के तहत हम काम करें और इंडियंस और जो बाकी चाइनीज है तो इनको थोड़ा सा बाहर निकालें। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इंडियन कंप्राइज अबाउट 68% ऑफ दिस और अबाउट 8 लाख। ओके, तो ये जितने भी ग्रीन कार्ड अभी तक अमेरिका में, उसमें 68% ग्रीन कार्ड जो है वो इंडियंस के पास है, जिनकी गिनती 8 लाख के आसपास बनती है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऑफर परमानेंट रेजिडेंसी टू मोर देन ट्वाइस एज मैनी इमिग्रेंट्स कंपेयर टू द यूएस। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज जो है परमानेंट जो है सिटीजनशिप दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीआर दे। ओके, परमानेंट रेजिडेंसी जो है अगर इंडियन को जाता है उसको मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर उनकी गिनती जो है ना 2 गुना है। ओके, अगर हम बात करें यूएस के साथ। ओके, तो यहाँ पर यूएस में जो ये ग्रीन कार्ड मिलता है तो ये टेम्परेरी होता है। ओके, तो यह रेजिडेंसी यहाँ पर होती है, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन टेम्परेरी आपका यहाँ पर जो है परमानेंट आपकी रेजिडेंसी नहीं होती है, आपकी टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है। और आगे न्यूज है जो ऊबर है ना, ऊबर जो टैक्सी जो कैब चलाते हैं, जब ऑनलाइन आप ऐप चलाते हो तो वहां से आप अपनी टैक्सी बुक करवा सकते हो। तो अभी जो ब्रिटेन है ना, यूके है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऊबर को अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको एज ए वर्कर मानना होगा। तो वर्कर मानते हुए, अपना एम्प्लॉय मानते हुए जितने भी तरह के सोशल बेनिफिट्स मिलने होंगे, वो सभी बेनिफिट जो है आपको अपने ड्राइवर्स को देने होंगे। हालांकि अगर बात करें, ये एक तरह की गिग इकोनॉमी होती है। तो गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर जो ओला या ऊबर जैसे जो प्लेयर होते हैं, तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनको हायर करते हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है ड्राइवर, मतलब आप ही की गाड़ी या आपने गाड़ी चलानी है, सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आपको ओला या ऊबर वाले एक क्लाइंट दे देंगे कि देखो उस कोने में एक क्लाइंट खड़ा है, तो वहां वहां जाके उसको पिक कर लो। ओके, तो इस तरीके से एज ए इंटरमीडिएट काम करते हैं। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है ब्रिटेन के कि आप जो है ना एम्प्लॉयर हो। ओके, आप इंटरमीडिएट्स नहीं हो, आप एम्प्लॉयर हो, तो आपको जो है अभी बेनिफिट्स एज ए एम्प्लॉय मानकर अपने ड्राइवर्स को देने होंगे। तो यहाँ पर जो यूबर टेक्नोलॉजीज अभी ये रिक्लासिफाई करेगी 70,000 ऑफ इट्स यूके ड्राइवर्स एज वर्कर्स, उनको वर्कर्स मानेगी।
और जितनी भी मिनिमम एज, वैकेशन पे, ओके, और अदर बेनिफिट जो होंगे अभी जो है देने होंगे, जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट की लास्ट रूलिंग आई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, जो राइड हेलिंग ऐप है उबर, तो यार ड्राइवर विल रिसीव एटलीस्ट नेशनल लिविंग वेज 8.72 पाउंड्स पर आवर, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पर इतनी वेज जो है मिनिमम इनको मिलेगी। और हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है इकोनॉमिक कंसेप्ट का, तो आज का जो टॉपिक है वो है बायर्स मार्केट। तो बायर्स मार्केट की सिचुएशन कब बनती है मार्केट में? ये वो वाला शॉर्ट पीरियड होता है मार्केट सिचुएशन में जिस समय जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है ना वो बहुत बड़े मात्रा में आनी शुरू हो जाती है। तो और जो कंज्यूमर होता है उसके सामने बहुत बड़ी चॉइसेस रहती हैं, और कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, ओके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इसको बायर्स मार्केट बोल रहे हैं कि बायर की मर्जी चलेगी, ओके। बायर को यहाँ पर एडवांटेज मिलती है कि कम से कम दाम में जो है उसको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है, ओके। तो इस तरीके से जो सिनेरियो बनता है उसको बोलते हैं हम बायर्स मार्केट। तो कैसे लगी आज की डिस्कशन, ओके? कैसे लगे आर्टिकल्स, मुझे फीडबैक जरूर दें, अपना ओपिनियन भी दें, ओके। कोशिश मैं करता हूँ डेली की थोड़ा टाइम लिमिट कम करूं, लेकिन फिर भी जो है करते करते हो जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि पूरा न्यूज़पेपर कवर करना है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। और ओके, आपकी रिवीजन अच्छे से हो, आपकी तैयारी अच्छी से हो, आप आगे बढ़ो, ओके। चैनल को लाइक करें, जरा जरा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।